Welcome to CI International School online classes. Hello student, how are you? Hope you are fine. बेटा, हम हमारा पर्यावरण बुक का चैप्टर नंबर 3 रीड करेंगे आज, जिसका नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था। हमने पृथ्वी की लेयर्स के बारे में, खनिजों के बारे में, शैल के बारे में बात की थी। तो आज हम पढ़ेंगे हमारी बदलती हुई पृथ्वी। तो देखिए, स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिसे हम स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। हमारा जो स्थल मंडल है, स्थल मंडल मतलब लिथोस्फीयर, जिस पर हम रह रहे हैं, धरती का पार्ट, ये अनेक प्लेटों में विभाजित है, अब कई टुकड़ों में बटा हुआ है, कई लेयर्स हैं, जिसे हम स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेटें हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती हैं। बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि जिन प्लेटों पर हम रह रहे हैं वो प्लेटें मूव कर रही हैं, और ये प्लेटें इतनी धीमी गति से चारों तरफ घूमती हैं, मतलब प्रत्येक वर्ष में केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग। आप सोचिए कि यदि हमारे नीचे की धरती हिलती, ये मूव करती है और हमें महसूस भी नहीं हो रहा। क्यों नहीं महसूस हो रहा? कि कई वर्षों में प्रत्येक वर्ष सिर्फ कुछ ही मिलीमीटर ये मूव करती है। ठीक है, पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा की गति के कारण ऐसा होता है। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि पिघले हुए मैग्मा से कई प्रकार के शैलों का निर्माण हुआ, और हमारी पृथ्वी की गति का भी यही कारण है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता है। वृत्तीय मतलब एक सर्कल में, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। क्या क्रियाकलाप दिखाया गया है? देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये वाला क्रियाकलाप। क्या आप जानते हैं? इसको पढ़ते हैं हम। एक रंगीन कागज की छोटी सी गोली लीजिए और इसे जल के आधे भरे बीकर में रख दीजिए। बीकर मतलब बर्तन। ठीक है, उस बीकर में रख दिया और बीकर को एक तिपाही पर गर्म करने के लिए रख दिया। एक स्टैंड लगा दिया, उसके ऊपर उस बर्तन को रख दिया, उसमें एक गोली रख दी कागज की, और नीचे हमने आग जला दी। जल जब गर्म होगा तो आप देखेंगे गर्म जल की परतों के साथ कागज की गोली भी ऊपर उठती है। जब पानी बॉयल होता है, पानी ऊपर की तरफ उठता है तो कागज की गोली भी ऊपर उठती है, और ठंडे पानी की परतों के साथ एक गोली नीचे बैठ जाती है। जब पानी ठंडा हो जाता है तो वो कागज की गोली नीचे बैठ जाती है। तो पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा भी इसी प्रकार से गति करता है कि जब मैग्मा पिघलकर घूमता है वृत्तीय शेप में, तो उसके साथ साथ हमारी पृथ्वी भी कुछ मिलीमीटर तक मूव करती है। इसके साथ नीचे एक शब्दावली दी गई है। स्थल मंडलीय प्लेट भूपर्पटी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी समान असमान आकार की प्लेटें होती हैं, जिन पर महाद्वीप व महासागरों की सतहें टिकी हुई हैं। मतलब हमारी जो पृथ्वी है, जो भूपर्पटी है, जो हमारी सबसे पहली लेयर है, वो कई छोटी और कठोर, कई असमान आकार की प्लेटें बनी हुई हैं, जिन पर हमारी पृथ्वी टिकी हुई है। ठीक है, आगे देखिए। प्लेट की इसी गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की सतह पर भी परिवर्तन होता है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में भी परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया जाता है जिनके कारण ये गतियां उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं। ठीक है, जो पृथ्वी के अंदर ही हो गए, जो फोर्स पृथ्वी के नीचे लगा वो तो हो गया अंतर्जनित बल, और जो बल पृथ्वी के ऊपर लगा, पृथ्वी की सतह के ऊपर होगा, वो हो गया बहिर्जनित बल। जैसे कि हमने शैलें पढ़ी थी, जो शैल पृथ्वी के नीचे बनी थी वो कौन सी थी आपकी? वो थी आपकी अंतर्भेदी शैल, और जो बाहर बनी थी वो थी आपकी बहिर्भेदी शैल। ऐसे जो बल पृथ्वी के अंदर लगे वो हो गए अंतर्जनित बल, और जो बल पृथ्वी के ऊपर लगे वो हो गए बहिर्जनित बल। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। ठीक है, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित हुए वो अंतर्जनित, और जो पृथ्वी की सतह पर हुए वो बहिर्जनित। जो अंतर्जनित बल हैं, जो पृथ्वी के अंदर ही लगते हैं, कभी कभी वो आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं, उनके कारण अचानक ही गति हो जाती है, तो कभी धीमी गति होती है। भूकंप और ज्वालामुखी ऐसी ही आकस्मिक गति के उदाहरण हैं जो पृथ्वी पर अत्यधिक हानि देते हैं। मतलब भूकंप और ज्वालामुखी का फटना धरती की सतह के नीचे ही होता है, तो ये पृथ्वी के अंतर्जनित बल हैं, जिसके कारण पृथ्वी पर बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। ठीक है, अब देखिए आप ज्वालामुखी क्या है। ज्वालामुखी की यदि हम बात करें तो हमारी पृथ्वी पर खुला हुआ एक छिद्र, ये हमारी पृथ्वी की सतह है। इस सतह के ऊपर यहाँ पर एक छिद्र ओपन हो जाता है, जिससे कि पिघला हुआ मैग्मा
जब मैग्मा धरती के नीचे होता है तो मैग्मा, और जब वो धरती की सतह के ऊपर आ जाता है तो उसे हम लावा कहते हैं। तो वो जो लावा है यहाँ से बाहर निकलने लगता है, एक फव्वारे की तरह बाहर आता है और ऐसे बाहर की तरफ गिरने लग जाता है। ठीक है, ऐसे ये गिरने लग गया, ये गिरता जा रहा है और जब ये ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेगा तो ये एक शैल बन जाएगी। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी है आपका। पृथ्वी की सतह के नीचे से ज्वालामुखी जब फटता है तो क्या होता है, गर्म जो मैग्मा जो नीचे था वो लावा के रूप में धरती की सतह के ऊपर आता है। तो बेटा ये जो पार्ट बन जाता है, एक नली सी बन गई, इस नली में जो ये पार्ट जहां से ये गिरता चला जा रहा है इसे हम क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, क्रेटर। ठीक है, इसे क्रेटर कहा गया। और ये जो है ये यहां से निकल रहा है, ये हो गया आपका निकास, यहां से ये निकल रहा है। ठीक है, और इसके साथ साथ बहुत सारा धुआं, राख वो भी निकलता है। तो हम लिख देंगे कई गैसें भी निकल रही हैं इसके साथ और राख भी आ रही है, गैसें एवं राख भी निकलती है इससे। और उसके साथ साथ जो आप देख रहे हैं गिर रहा है, ये क्या है, क्या निकला था धरती के नीचे से, धरती के नीचे मैग्मा था, ऊपर आ गया तो क्या हो गया, लावा। ये आपका लावा है। ठीक है, तो ये आपके ज्वालामुखी का चित्र बन गया। इसमें क्या दिखाया आपने, धरती की सतह के नीचे से ये लावा ऊपर आ गया और ऊपर आकर वो गिरता चला जा रहा है पृथ्वी की सतह पर। तो ये जो बीच में नली बन गई इसे हम निकास बोलेंगे। ये जो ऊपर का लास्ट पॉइंट है ये क्रेटर है। क्रेटर से ही कई सारी गैस भी निकलती है और राख भी पृथ्वी पर निकलती है। और ये क्या है, ये क्या था, ये पृथ्वी की परपटी है और यहाँ पर क्या है हमारा मैग्मा पोस्ट है। यहाँ पर हमारा मैग्मा था। जब मैग्मा पृथ्वी की सतह के ऊपर आ गया तो वो क्या बन गया आपका, लावा, ज्वालामुखी। ठीक है, तो ज्वालामुखी की डेफिनेशन क्या हो गई, ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक ही बाहर निकलते हैं। एक ऐसा छिद्र उत्पन्न हो गया जिससे पिघले हुए पदार्थ, पिघला हुआ जो मैग्मा था धरती के नीचे अचानक ही बाहर आने लगा, इसको हमने क्या कहा, ज्वालामुखी। ठीक है, पृथ्वी की परपटी पर खुला हुआ एक ऐसा छिद्र जिससे कि पिघला हुआ मैग्मा अचानक ही बाहर निकलता है, पिघले हुए पदार्थ, उसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। आपकी बुक में भी देखिए ये एक चित्र बना रखा है ज्वालामुखी का, देख रहे हैं आप, ये ज्वालामुखी का पिक्चर भी बना हुआ है। अब हम एक बार इसकी बात करते हैं। एक चित्र पीछे भी दिया है, पृथ्वी की गतियां, इन्हें निकाल लीजिए आप बुक में। देखिए पृथ्वी की गतियां हमने पढ़ी, दो टाइप की गति है पृथ्वी, आंतरिक बल अंदर से भी करती है और बाहर से भी, अंतर्जनित बल भी है और बाहिर्जनित बल भी। जो अंतर्जनित बल है वो आकस्मिक बल लगता है, जैसे कि ज्वालामुखी फटा या फिर भूकंप आया, और इसके साथ साथ पटल विरूपण बल जैसे कि पर्वत निर्माणकारी, जो पर्वत बन जाते हैं। और बहिर्जनित बल जो पृथ्वी के ऊपर लगते हैं वो कौन से, अपर्दन और निक्षेपण। अपर्दन क्या है, जब नदी जो पानी के द्वारा या हवा के द्वारा एक साथ मिट्टी है, धूलकण है, कंकड़ पत्थर दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां से लेकर गए वो अपर्दन, जहां जाकर उनको जमा कर दिया वो निक्षेपण। तो अपर्दन और निक्षेपण कहाँ कौन कौन करता है, नदी का बहता हुआ जल करता है, पवन करती है, समुद्र की तरंगे करती हैं और हिम नदियां भी करती हैं। इसके बाद हमने ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा, अब हम उसके आगे देखते हैं। इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। जब पृथ्वी की स्थल मंडलीय प्लेटें कंपन करती हैं तो पृथ्वी की सतह पर जब वो अंदर मूव करेंगी तो कंपन होगा। आप सोचिए हमारी ये बुक है, हमने इसके नीचे एक पेन लगा दिया, ये पेन लगा दिया, अब मैं नीचे से पेन को हिलाऊंगी तो हमारी ऊपर किताब हिलेगी ना, देखिए ये किताब हमारी हिल रही है। ठीक है, ऐसे ही जब पृथ्वी के नीचे प्लेटें हिलती हैं तो हमारी पृथ्वी पर भी कंपन शुरू हो जाता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है, इसी कंपन को हम भूकंप कहते हैं। क्या हो गया बेटा, ये भूकंप। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहां से कंपन आरंभ होता है वह उद्गम केंद्र कहलाता है, और उद्गम केंद्र के भूसतह पर उसके निकटतम स्थान को हम अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करता है और अधिकेंद्र के निकटतम भाग में ही सर्वाधिक हानि होती है, एवं अधिकेंद्र से जितनी जितनी हम दूरी पर जाते हैं
भूकंप की तीव्रता भी कम होती चली जाती है। इसका ये डायग्राम दे रखा है नीचे, देख रहे हैं आप। आइए अब हम इसे यहाँ पर एक बार बोर्ड पर बना लेते हैं। देखिए देखिए बेटा, पृथ्वी के नीचे जहां से कंपन स्टार्ट हुआ, पृथ्वी के नीचे का वो पार्ट जहां से पृथ्वी में कंपन स्टार्ट हुआ, वो हो गया आपका उद्गम केंद्र। उद्गम मतलब उत्पत्ति का केंद्र, जहां से भूकंप स्टार्ट हुआ। अब भूकंप स्टार्ट हुआ तो भूकंप की लहरें पृथ्वी की सतह के ऊपर आने लगी, साइड में भी फैलने लगी, ये सब जगह फैलने लगी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो जो सबसे ज्यादा तेज तरंगे होंगी वो कहाँ होंगी? बिल्कुल उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर, ठीक ऊपर, क्योंकि ये सबसे पास का एरिया है। जैसे जैसे ये रेखाएं साइड में जा रही हैं, क्या हो रहा है कि ये जो है दूर होती चली जा रही है, लेकिन जो ये पार्ट है ये पृथ्वी के सबसे उद्गम केंद्र से सबसे नजदीक का पार्ट है और ठीक इसके ऊपर है, इसे हम अधिकेंद्र कहते हैं। सबसे नजदीक है तो भूकंप के सबसे ज्यादा झटके भी यहीं पर होंगे, तो जितना जितना हम अधिकेंद्र से दूर होते चले जाएंगे भूकंप की तीव्रता भी कम होती चली जाएगी। तो सर्वाधिक नुकसान, सबसे ज्यादा नुकसान कहाँ पे होता है? अधिकेंद्र पर। और स्टार्ट कहाँ से होता है भूकंप? आपका उद्गम केंद्र से। ठीक है बेटे, देखिए ये आपका चित्र भी दिखा रखा है यहाँ पर, ये वाला। इसके साथ साथ भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। पी तरंगे जिन्हें हम अनुदैर्घ्य तरंगे भी बोलते हैं, एस तरंगे जिन्हें अनुप्रस्थ तरंगे कहा जाता है, और एल तरंगे जिन्हें हम पृष्ठीय तरंगे भी कहते हैं। तो बेटा यदि भूकंप की भविष्यवाणी, अब भूकंप आएगा नहीं आएगा, कब आएगा, इसकी भविष्यवाणी करना असंभव है। हम इसकी भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते, लेकिन यदि हम पहले से ही तैयार हो जाएं तो इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। जैसे कुछ लोग जो पहले के लोकल लोग थे, वो भूकंप का कुछ सामान्य लक्षणों से पता लगाते थे, अंदाजा लगाते थे, जैसे कि जानवरों के व्यवहार में परिवर्तन आना, जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करते थे। जैसे तालाब में मछलियों में उत्तेजना होती, मछलियां घबराहट के मारे इधर उधर जाती, सांप जो है धरती पर आ जाते, तो लोगों को लगता कि शायद अब भूकंप आएगा। ठीक है, एक भूकंप की वस्तुस्थिति अध्ययन दिया गया है। भुज में भूकंप के झटके 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिक्टर स्केल 6.9 की तीव्रता पर भूकंप आया। बेटा ये भूकंप इतना भीषण था कि इसमें कई बिल्डिंग गिर गई। 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस का दिन था, जिस कारण बच्चे भी स्कूल में आए हुए थे, और स्कूल की इमारत गिरने से उसमें 971 छात्र और 31 शिक्षकों की मृत्यु भी हो गई। भुज के कारण वहां पर बहुत तबाही हुई, टेलीफोन लाइनें टूट गई, जल पाइप लाइनें टूट गई, विद्युत स्टेशन और संचार की लाइनें, ये सब कुछ अवरोधित हो गया। और गुजरात के मुख्यमंत्री ने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता मांगी कि वो उनकी धन के रूप में सहायता करें, ताकि भुज के लोगों को इस स्थिति से ऊपर उठाया जा सके। तो बेटा बस आज के लिए इतना ही। ओके।